हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले दोस्तों हमने आपको 2 वीडियो बनाया और आपको पढ़ाया, आपने बहुत प्यार दिया उस पर। फिर इसी उम्मीद के साथ हमने ये तीसरे भी लाए हैं। पहले वाले में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 2 विधि बताई थी, दूसरे वाले में हमने भूकंप के बारे में पढ़ाया था, और आज तीसरा हम इसमें उसी भूकंप से होने वाले नुकसान और ज्वालामुखी शील्ड के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बिना देर किए आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंप के बारे में, कि भूकंप कैसे आते हैं, भूकंपीय कितने तरंगे होती हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। अब भूकंप की माप कैसे होती है, रिक्टर स्केल पर सिस्मोग्राफ होता है, एक विधि होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ, इसी सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, भूकंप को मापते हैं। भूकंप को मापने की ये विधि है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो भूकंपों की माप, तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भूकंपीय घटना का मापन कैसे होगा, तो भूकंपीय तीव्रता के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर, भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या आघात जैसा उसका चोट पड़ता है उसकी तीव्रता के आधार पर इसे किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापन रिएक्टर स्केल पर की जाती है, और जिस विधि के द्वारा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। कौन सी होती है, रिएक्टर स्केल पर किसके द्वारा होती है दोस्तों, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक विधि होती है, इसी के द्वारा रिएक्टर पर हम इस पर मापने की कोशिश करते हैं कि कितने रिएक्टर स्केल पर ये भूकंप है। अगर वो 10 है तो बहुत ही तूफान मचा देगा, अगर 5 के ऊपर जा रहा है तो समझिए कि खतरनाक है, 5 के नीचे है तो ठीक ठाक मनाता है, नुकसान कम होगा। अब आता है कि भूकंप जब आता है दोस्तों, मापन तो हो गई कि इसका क्वेश्चन एक पूछेगा मात्र एमसीक्यू, किस विधि से नापते हैं हम लोग, तो रिएक्टर स्केल पर इससे हम लोग किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। अब आता है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे कोई भी भूकंप आएगा तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा। भूकंप आता है तो भूकंप का प्रभाव भी पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो पहला, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे नुकसान होने की प्रक्रिया को बचा सकते हैं। देखिए, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, जब ये आएगा तो हो करके रहेगा, इसे हम रोक नहीं सकते, ना इसे हम बचा सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि भूकंप से होने वाले जो नुकसान है उसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, तो कुछ चीजों को तो हम खाली जरूर करा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसकी क्षति होने वाली होती है उस क्षति को हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन उस घटना को हम टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक घटना है, आपदा है, ये जो होता है ये होकर के ही रहेगा। जैसे मान लीजिए बारिश तो होता ही है, हो ही रहा है, लेकिन हम बारिश को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बारिश से होने वाले नुकसान को हम कम तो जरूर कर सकते हैं। कि अगर पता चल जाए कि कल बारिश होने वाली है, 2 घंटा बाद होने वाला है, तो जो उससे नुकसान होने वाला है उसको चीज को या तो हटा देंगे या रोक लेंगे, चाहे कोई प्रकार की विधि को अपना करके उससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भूकंप से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसे हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। भूकंपीय आपदा के कारण होने वाले प्रभाव निम्नलिखित है। पहला क्या होता है जी, भूमि का हिलना। जब भूकंप आएगा तो धीरे धीरे भूमि हिलता है, भूमि हिलेगा तो निश्चित तौर पर धरती हिलेगी, धरती हिलेगी तो भाई बिल्डिंग होगा, तो बिल्डिंग गिर जाएगा या अन्य चीजें कहीं गिर जाएगी, बिजली टूट जाएगा, आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा धरातलीय विसंगतियां होती है, धरातलें फट जाती हैं, इधर उधर हट जाता है, तो उसमें क्या होती है, दरारें फट जाती हैं। धरातलीय विस्थापन भी होता है, यहाँ से टूट करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। इमारतों का टूटना या ढांचों का ध्वस्त हो जाना, ये भी एक प्रक्रिया होती है। भूखलन हो जाता है, सब समझ रहे होंगे आपकी, भूखलन मतलब पृथ्वी से टूट करके ऊपर से चट्टानें गिरने लगती हैं। धरातल पर एक तरफ झुकना, हो सकता है कि ज्यादा भूकंप आए तो धरती एक तरफ झुक भी जाए। हिमखलन हो जाता है। इसके अलावा बांध तथा तटबंध के टूटने की बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, सुनामी जैसी प्रक्रिया आ जाती है, और इससे अलावा वस्तुओं का गिरना उड़ना, इधर उधर हड़कंप जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये सारा चीज हमने क्या देखा कि
कि हमने देखा कि ये भूकंप जब आता है तो ये प्रक्रिया होती है। ये हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के दौरान ही हमने पढ़ा था कि भूकंप से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से, और उससे होने वाले ये नुकसान को भी हमने देखा कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है जब भूकंप आएगा। तो आपको दोस्तों समझ में निश्चित तौर पे आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं आगे, इसके आगे की प्रक्रिया क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि भूकंप की आवृत्ति क्या होती है, कितनी तेज होती है। तो भूकंप की प्राकृतिक आपदा है, तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की ज्यादा हानि होती है। ऐसा नहीं होता केवल एक चीज की हानि होती है, हर क्षेत्र में नुकसान होता है। रिएक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर ये आ जाए तो समझिए कि सब कुछ खत्म, तबाही। 8 पे पहुंचने का मतलब कि धरती स्वाहा, कोई चीज सुरक्षित नहीं बचेगा, सब कुछ गिर करके राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम 5 के ऊपर जाते हैं, 5.5 6 तक भी पहुंच जाते हैं ना, तभियो हमको नुकसान होता है। 6 से अगर 6.25 पहुंच गए हम रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता, तो वो तो बहुत ही नुकसान करता है। 8 तो बहुत बहुत दूर हो गया। 8 का मतलब पृथ्वी की तबाही, ठीक है, जो 1-2 सालों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में अनुभव किए जाते हैं। छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं, हिलते रहते हैं, उसका असर कम पड़ता है, लेकिन बड़े भूकंपों का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो भूकंप की आवृत्ति हो गई, तेज गति कैसे होती है, कैसे नहीं हो गई। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग कितने भागों में बांट कर देखते हैं, 3 भागों में बांट करके देखते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को भूपट्टी कहते हैं, बीच वाले हिस्से को मेंटल कहते हैं, सबसे नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को लिथोस्फीयर ऊपर वाला पार्ट हो गया, फिर नीचे वाला पार्ट हो गया, फिर इसके सबसे नीचे वाले कोर में पार्ट हो गया, जो 6371 किलोमीटर नीचे त्रिज्या पर बनाता है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी के ऊपर वाले लेवल पे क्या होते हैं, पर्वत, पठार, झील, नदियां, समतल मैदान, तालाब सब होता है। नीचे ये वाला पार्ट आपका क्या आता है जी, लिक्विड पार्ट में होता है, और सबसे नीचे जाने के बाद ये सॉलिड पार्ट में जम जाता है। तो देखिए, भूपट्टी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत ही भंगुर है, हल्का है, जिसमें शीघ्र टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जल्दी जल्दी टूट जाता है। भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीप सागर में इसकी मोटाई जो है वो अलग अलग है, एक जैसे सभी जगह पे मोटाई इसकी नहीं है। मेंटल भूगर्भ में भूपट्टी के नीचे का हिस्सा होता है। ये सामान्य तौर पे असमतल शुरू होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपर भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। स्टेना शब्द का अर्थ दुर्बलता से ही होता है। इसका फैलाव 400 किलोमीटर तक मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है कोड। भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के कोड को समझने में मदद किया है। कोड तथा मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य कोड तरल अवस्था में होता है तथा आंतरिक कोड थोड़ा ठोस अवस्था में होता है। मेंटल तथा कोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व तो लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र पर होता है। मतलब वहां पे चट्टानें जाकर के हल्की हो जाती है, क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम कैसे समझते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को हम भूपट्टी कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, लास्ट वाले को कोड कहते हैं। ऊपर वाला जितना होता है 200 किलोमीटर के नीचे तक होता है, 200 से लेकर 29 तक का होता है, मेंटल होता है, और 2900 से नीचे की जो अवस्था होती है उसे हम कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने इसको बता ही दिया। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने की एक विधि थी, जिसको हम आंतरिक अप्रत्यक्ष विधि में समझ रहे थे। इससे निर्मित स्थल होते हैं। ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। जब ज्वालामुखी आता है तो धरती के नीचे से लावा बाहर निकलता है, लिक्विड पार्ट में निकलता है, राख के रूप में निकलता है, और ऊपर जाने के बाद ये चारों तरफ फैल जाता है, दूर दूर तक फैलता है, और ये धीरे धीरे जब जम जाता है तो एक चट्टान का रूप ले लेता है, और इसी पर स्थल का भी निर्माण हो जाता है। दक्षिण भारत का हमारा हिस्सा जो है कहीं ना कहीं चट्टानों से बना हुआ भी भूकंपीय प्रभाव का ही देखने को असर मिलता है उसमें। अब देखिए, वह स्थान जहां से निकलकर गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अगर यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो अथवा अभी निकल ही रहा हो
तो उस ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी वो सक्रिय अवस्था में होता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर, जो नीचे का दुर्बलता मंडल होता है वहीं से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब यह भूपटल के ऊपर अथवा धरातल पर पहुंचता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लावा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अच्छे से आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। यह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा होता है, चाहे कई पदार्थों में बटा रहता है। ज्वालामुखी यम, धूल कण, राख और गैस जैसे सल्फर यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, क्लोरीन और आर्गन भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लावा निकलता है उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व उसमें दिखाई देते हैं और वही तत्व उसमें क्या करते हैं, होते हैं, जो तत्वों के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की भी जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो लावा निकलता है उससे पता चल जाता है उस राख के माध्यम से कि इसमें कौन कौन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने ज्वालामुखी के माध्यम से भी स्थल मंडल को समझने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों जो होता है हमारा, अब देखिए, अब ये ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शील्ड ज्वालामुखी, जो बिल्कुल एकदम चट्टान की तरह होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। हवाई द्वीप जो प्रशांत महासागर में है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी प्रमुखतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने पर बनते हैं। इसे ही हम लोग शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की तुलना में अधिक ठंडे और श्यान, गड्ढा, चिपचिपा लावा उदार होता है। ये ज्वालामुखी प्रायः भीषण विस्फोट होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालामुखी ड्रीम पदार्थ तथा राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकल नली के चारों ओर परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो दो ज्वालामुखी हो गए, शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ये प्रकार बता रहा है। इसके अलावा दोस्तों आता है ज्वालामुखी कुंड, जो एक ऐसे गड्ढे की तरह होता है, बीच में गड्ढा हो जाता है। इसमें ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। साधारणतः ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय ये नीचे ही धंस जाते हैं, यानी ये ऊपर नहीं बना करके नीचे धंस जाकर गड्ढा बना लेते हैं, धंस जाते हैं। ये धंसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से गड्ढे बन जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कुंड ज्वालामुखी के नाम से जानाता है। तो एक शील्ड ज्वालामुखी हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक और ज्वालामुखी था, उसके बाद हमारा ज्वालामुखी कुंड हो गया। अब बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र में भी ज्वालामुखी बनता है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो काफी दूर तक हुआ फैल जाता है। संसार के कुछ हिस्से हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह के क्रमानुसार होता है तथा कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी ज्यादा मोटे हो जाते हैं। अनेक बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग स्थिर है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। इससे हमारा क्या होता है, लावा का प्रवाह होता है और लावा क्षेत्र का हमारा निर्माण हो जाता है और इसे हम बेसाल्ट क्षेत्र का लावा भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा कि हम अभी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ज्वालामुखी देखा हमने। एक शील्ड ज्वालामुखी देखा, दूसरा हमने मिश्रित ज्वालामुखी देखा, तीसरा हमने ज्वालामुखी कुंड देखा और चौथा हमने बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी का एरिया देखा। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो होता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी होती है, यानी जो महासागरों के बीच में जो होते हैं उसे हम लोग मध्य कटक ज्वालामुखी कहते हैं। आप प्रशांत महासागर के दोनों हिस्सों पे देख सकते हैं, वहां पे ज्वालामुखी का पूरा बेल्ट है जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक तथा श्रृंखला है जो कि 70,000 किलोमीटर ज्यादा लंबी है तथा जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में निरंतर उद्गार होते रहता है और यहाँ से ज्वालामुखी का प्रवाह देखने को हमें
मिलते रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहते हैं, जो हिंद महासागर से लेकर के और हिंद महासागर से लेकर के अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, पूरा ये चारों तरफ 7000 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और प्रशांत महासागर के दोनों छोर पर यहाँ पे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पे क्या देखा कि भूकंप से क्या प्रभाव, मतलब क्या नुकसान है, और फिर उसमें ज्वालामुखी से होने वाले प्रक्रिया को हमने देखने की कोशिश की। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को दोस्तों हमने बताने का प्रयास किया कि आपको एक साथ ये समझ में आ जाए। अलग छोटे छोटे पार्ट में वीडियो होते हैं ना, तो आपको समझने में बड़ी आसानी भी होती है और बड़े आसानी तरीके से आप समझ भी जाते हैं। और ये आसानी से समझने का मतलब है कि आप उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। लंबे वीडियो में क्या होता है कि आप भी भ्रमित हो जाते हैं, बीच में कंसंट्रेशन टूट जाता है और आप अच्छे से समझ नहीं पाते। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि छोटे वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।